नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम। सत्ता के महासंग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं बंगाल में ममता बनर्जी के सियासी ड्रामे की। पहले नंदीग्राम में एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भर्ती और फिर व्हीलचेयर पर प्रचार और अब ताजा मामला धरना देने के तमाशे का है। दरअसल पिछले सप्ताह ममता बनर्जी ने चुनावी सभा में अल्पसंख्यक समुदाय से एकजुट होकर वोट देने की अपील की थी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने उन्हें नोटिस थमा दिया था। आयोग ने तय सीमा के भीतर ममता बनर्जी को नोटिस को जवाब देने के लिए कहा था, लेकिन ममता बनर्जी ने जवाब देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने ऐलान किया साथ में कि चुनाव आयोग कितने भी नोटिस भेजे वो उसका जवाब नहीं देंगी। चुनाव आयोग ने इस ऐलान के बाद से ममता को एक दिन के लिए प्रचार करने पर बैन लगा दिया, तो बैन का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी धरने पर बैठ गई। कुल मिलाकर कहें तो ममता हर मौके को पॉलिटिकल इवेंट में बदलने और उसका राजनीतिक फायदा उठाना जानती है। ममता ने धरना को भी पॉलिटिकल इवेंट बना दिया और इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश की और प्रचार में ना रहते हुए भी प्रचार में बनी रही। क्या ममता का सियासी ड्रामा उनकी हताशा है या इस ड्रामे से उन्हें सियासी फायदा मिलेगा? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे कि क्या इस सियासी ड्रामे से उन्हें लोगों की सहानुभूति मिल पाएगी, क्या है इस ड्रामे का रहस्य और क्या सिर्फ ड्रामे के ऊपर ही ममता बनर्जी इस चुनाव को लड़ेगी। हम करेंगे इस पे चर्चा। हमारे साथ बीजेपी के सुदेश वर्मा होंगे और टीएमसी के संजय चक्रवर्ती होंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। बंगाल में सत्ता का महासंग्राम, ममता की सियासी नौटंकी, अटेंशन के लिए धरना। बंगाल की लड़ाई में आज ममता बनर्जी का एक और ड्रामा देखने को मिला। ममता बनर्जी पर चुनाव आयोग ने 24 घंटे का बैन लगाया, यानी दीदी किसी भी तरह का प्रचार नहीं कर सकती। लेकिन दीदी नहीं मानी। बीच चुनाव में दीदी ने बैन के बाद भी आज कोलकाता की गांधी मूर्ति पर चुनाव आयोग के फैसले के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान दीदी ने वहां एक पेंटिंग भी बनाई। मुस्लिमों से वोट की अपील करने को लेकर चुनाव आयोग ने दीदी पर कार्रवाई की और अब दीदी ने ऐलान किया है कि वो कूच बिहार जाएंगे और जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों से मुलाकात करेंगे। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये है कि क्या 4 चरणों के चुनाव के बाद ममता बनर्जी को हार दिख रही है? क्या इसी हार की हताशा में ममता दीदी इस तरह की सियासी नौटंकी कर रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। बंगाल में सियासी ड्रामा चल रहा है, सत्ता का महासंग्राम चल ही रहा है और इस बीच बीजेपी के 2 बड़े नेता अमित शाह और जेपी नड्डा बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे। रोड शो के जरिए बीजेपी न सिर्फ अपनी ताकत दिखा रही थी बल्कि टीएमसी पर निशाना भी साध रही थी। क्या कहा आज रोड शो में अमित शाह ने, उसको एक बार सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे। आजादी के बाद कांग्रेस, कम्युनिस्ट और अब ये दीदी, तीनों ने दार्जिलिंग के विकास को फुल स्टॉप लगा दिया है। मुझे बताइए, ये दार्जिलिंग 21वीं शताब्दी, देश बहुत आगे निकल गया, मेरा दार्जिलिंग वहीं का वहीं रह गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सबने दार्जिलिंग को सिर्फ आराम करने की जगह के रूप में ट्रीट किया, किसी ने दार्जिलिंग का विकास नहीं किया। देश भर में बसे गोरखाओं के साथ ये कांग्रेस, कम्युनिस्ट और टीएमसी की तिकड़ी ने सालों तक अन्याय किया। 86 और 88 में कम्युनिस्टों ने पहाड़ पर आग लगा दी, 1200 से ज्यादा गोरखाओं की छातियों में गोलियां मार दी। आज भी हम नहीं। और उसके बाद मां, माटी और मानुस की बात करने वाली दीदी आई। दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। मित्रों, उसने मुकदमे राजनीतिक रूप से कुछ लोगों के सिलेक्टिवली वापस लिए। मैं कहकर जाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आंदोलन के जितने भी मुकदमे किसी भी गोरखा भाई पर है, सबके सब 1 सप्ताह के अंदर हम वापस लेने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती।
करेंगे चर्चा की शुरुआत, और चर्चा की शुरुआत करने के लिए हमारे साथ है सुदेश वर्मा, राष्ट्रीय प्रवक्ता है बीजेपी के। इसके अलावा वरिष्ठ जर्नलिस्ट भी है, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे हम चर्चा करेंगे। बंगाल पे काफ़ी करीब से नज़र रखे हुए हैं। सुदेश जी, स्वागत है सबसे पहले आपका। और चर्चा की शुरुआत मैं करूँगा, आज दिन भर जो ड्रामा चला है वहाँ पर, ये ड्रामा आपको पता होगा कि ममता बनर्जी आज जो बैन के खिलाफ, चुनाव आयोग ने जो बैन किया था, बैन के खिलाफ उन्होंने धरना दिया। हालांकि 3 घंटे के बाद उन्होंने धरना समाप्त कर दिया, लेकिन दिन भर वो जो है वो प्रचार में बनी रही। जो बैन किया गया था, उस बैन का एक तरीके से पालन नहीं किया गया, और पूरा सियासी ड्रामा और दिन भर की राजनीति जो है ममता बनर्जी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। मैं इस पे नहीं चाहूंगा आपकी प्रतिक्रिया। मैं चाहूंगा कि जिस बात को लेकर के चुनाव आयोग ने नोटिस दिया था, जिस बात को लेकर के आपत्ति जताई थी कि उसने एक समुदाय को, अल्पसंख्यक समुदाय को एकजुट होकर वोट देने की बात करी थी ममता बनर्जी ने, क्या जिस तरीके से बैन को नहीं माना ममता बनर्जी ने, क्या आपको लगता है कि जो बात उन्होंने कहा था और जिस बात को लेकर के बैन किया गया था, वो बात आगे भी ममता बनर्जी करती रहेगी? क्या इसका तो सीधा मतलब यही निकलता है, क्योंकि चुनाव आयोग ने उसके लिए जो दंड दिया था उसको मानने के लिए वो तैयार नहीं है। चुनाव आयोग ने भी आज 3 घंटे के बाद ही ये जो बैन था वो हटा लिया, विड्रॉ कर लिया। देखिए, ममता बनर्जी जो हैं और इनके जैसे लोग अराजकता में विश्वास रखते हैं। आपने देखा कि ऐसे ही एक दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आई एम एन एनार्किस्ट। ये लोग एनार्किक होने में खुश होते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। तो लोगों को ये सोचना है, क्या भारत का संविधान या भारत का फेडरल स्ट्रक्चर इन लोगों के हाथ में सेफ है? बिल्कुल नहीं है। लोग देख रहे हैं कि जब नेता जो मुख्यमंत्री रहा हुआ है इतने सालों से, कॉन्स्टिट्यूशनल पदों पर रहा, यूनियन मिनिस्टर रहा हुआ है केंद्र में, अगर वो व्यक्ति इस तरह की बात करता है, अगर आपने कुछ गलत किया, चुनाव आयोग ने बिल्कुल उस पर एक व्यू लिया अपना और आपको सिर्फ 24 घंटे का ही बैन किया, जबकि एक बहुत बड़ा पाप आपने किया था। आपने कॉम्युनल बेसिस पर लोगों से अपील किया था कि वो वोट दें, और उसके बाद उस बैन को भी आप सोबर तरीके से, आपके ऊपर नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसके बाद भी आप धरना पर बैठ जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के जो ऑर्डर है उसके खिलाफ, और आप बोल रहे हैं कि डेमोक्रेसी मतलब पूरा काला दिन हो गया। ये क्या मतलब बकवास बना के रखा है इन लोगों ने? आप बताइए, ऐसे लोग सत्ता में हैं, और बहुत जरूरी है कि पश्चिम बंगाल की जनता इस बात को समझे कि इनके रहते हुए कुछ भी सेफ नहीं है। अब तक तुम तोलाबाजी की बात करते थे, गुंडागर्दी की बात करते थे, लोगों को मारने की बात करते थे। कॉन्स्टिट्यूशन के सारे आयाम को ये लोग प्रश्न चिन्ह लगा सकते हैं सत्ता में रहने के लिए। इतने सत्ता लोभी हैं, और इनका एक और रूप बहुत बुरी तरह उजागर हुआ है, जो लोगों को अपना मत बनाने में बिल्कुल ही साथ देगा। तरीके से पोलराइजेशन की बात की जा रही है, और बीजेपी पे लगातार आरोप लगा रही है टीएमसी की बीजेपी जो है हिंदू वोट को एकजुट करने में लगी हुई है, और हमेशा जय श्री राम के नारे जबरदस्ती बुलवा रही है लोगों से। क्या आपको लगता है कि ममता बनर्जी ने, जिसको लेकर के संज्ञान लिया चुनाव आयोग ने, क्या ममता बनर्जी भी उसी तरीके से कर रही है, और अब इस बात को वो समझ गई है कि पोलराइजेशन हो गया है, एक रेखा खींच गई है, और एक तरफ का जो वोट था, जो खासतौर पे जो मुस्लिम वोट जो दूसरे गठबंधन को, संयुक्त मोर्चा को मिलने जा रहा था, वो वोट उनका ना चिटके, इसलिए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया? देखिए, आप एक बात बताइए, क्या भाजपा के किसी नेता ने कहा कि तुम वोट दो भाजपा को क्योंकि तुम हिंदू हो? नहीं, भाजपा के सारे नेता ने यही कहा कि विकास पर वोट दो। और जब कोई सत्ता में होती है, तृणमूल कांग्रेस, ममता दीदी सत्ता में हैं आज भी, तो उनको जब चुनाव में जाना है तो उनको अपनी सफलताओं को बताना होगा लोगों के पास, और हम उनकी विफलताओं को बताएंगे कि इन्होंने विकास नहीं किया है, और लोगों को अपना डिसीजन लेना है इस बेसिस पर, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई बताइए? हमने तो किसी मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अगर हम श्री राम भगवान का अगर नाम लेते हैं, तो क्या श्री राम मुसलमानों के पूर्वज नहीं है? इमाम हिंद बोला था ना उन्हें, इकबाल साहब ने। ये भूल गए? ये कहां से कॉमनल हो सकता है? इस दुनिया में, भारतवर्ष में, अगर भगवान श्री राम का नाम कॉमनल है तो फिर सेकुलर क्या बच गया, ये बताइए। तो ये बिल्कुल बेईमानी है, और भगवान श्री राम इनको सद्बुद्धि दें। जो लोग ऐसी बात कर रहे हैं, इन्हें रियलाइज करना चाहिए सब कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, और अपने पूर्वज का ध्यान रखें। पूर्वज की बेइज्जती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप भगवान श्री राम को भगवान न भी मानते हो हमारी तरह, तो आप इज्जत तो करेंगे। कौन सा धर्म बताता है कि जिसके तुम पहले पार्ट थे,
उसको तुम क्रिटिसाइज करने बिल्कुल लगो। सुदेश जी, हमारे साथ संजय प्रॉब्लम हो चक्रवर्ती जाएगा। टीएमसी नेता संजय चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं और आपकी बात को वो सुन भी रहे हैं। संजय जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका, और आपसे मैं बात करूंगा कि आज दिन भर जिस तरीके से ड्रामा चला है, ममता बनर्जी का सियासी ड्रामा, लोग कह रहे हैं कि बैन के खिलाफ उन्होंने धरना दिया। आखिर चुनाव आयोग ने अगर किसी चीज को आपत्तिजनक माना तो आपको कम से कम जो संवैधानिक संस्था है उसका सम्मान तो करना चाहिए। उन्होंने अगर 24 घंटे के लिए आपको बैन किया था प्रचार करने से, तो आप उसका भी विरोध करने लगे। ये क्या बात हुई? क्या आप संवैधानिक संस्था का जो इज्जत होती है वो क्या आप लोगों के दिल में नहीं है? क्या टीएमसी संवैधानिक संस्था का अपमान करना चाहती है? हेलो, आपकी आवाज दूर चली जा रही है। हेलो जी संजय जी, आवाज आ रही है अब? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो एक संवैधानिक संस्था है। सुप्रीम कोर्ट ने कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और धरना प्रदर्शन करना हमारा अधिकार है। ये हमें लोकतंत्र ने हमें ये अधिकार दिया है कि हमारे खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई इस तरीके से हो रही, क्योंकि ये पूरी तरीके से एक पक्षीय कार्रवाई हुई है। ठीक है, केवल ममता दीदी ही क्यों, मोदी जी को क्यों नहीं जो है इसके उस पर लपेटा गया है? जबकि मोदी जी ने भी बाकायदा इस बात को मंच से एक बात कही थी कि अगर हमने भी 70% हिंदुओं से कहा कि आप हमको वोट दो, तो उस पर कोई कार्रवाई, क्योंकि सीधे नाक नहीं पकड़ी, उन्होंने घुमा करके नाक पकड़ी, इससे कोई कार्रवाई नहीं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री जी हैं। आप अमित शाह का स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए। अमित शाह जी बाकायदा भड़काने वाला भाषण लगातार कर रहे हैं पिछले 2 दिन के अंत से, कि वो कह रहे हमला करो, हमला करने की बात कहती है। वो ये कहाँ सुन लिया आपने हमला करो की बात? ये कहाँ आप अमित शाह की रैली पे सुन लीजिए। मैं तो अमित शाह की रैली को सुन भी रहा हूँ और उसको लाइव दिखा भी रहा हूँ। मैंने कभी ऐसी बात नहीं ममता सुनी। जी के बयान को अमित शाह जी के मुंह पे दे रहे हैं। सुन लीजिए। अमित शाह की रैली में बाकायदा वो कहते हैं कि टीएमसी ममता दीदी ने कहा है कि सीआईएफ को जो है घेराव करो, उन पे हमला करो। जबकि हमला करो का शब्द ममता दीदी ने बोला नहीं। आप चाहो तो आप ही के चैनल में परसों बाकायदा इस दोनों नहीं, तो आप ये कहिए ना कि उन्होंने आपकी बात को गलत बोला, जोड़ा, लेकिन हमला करने की बात वो कहाँ कह रहे हैं? आप तो इस तरीके से, सुदेश जी, मुझे लगता है सुदेश जी जवाब देंगे। सुदेश जी, हमारी बातों को न तोड़ें। ममता दी ने 2 चीज बहुत गलत किया है। एक तो कॉम्युनल लाइन पर अपील किया है वोट देने के लिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है, मोदी जी ने नहीं किया, संविधान का उसके खिलाफ है। और दूसरा, एक मिनट मैं अपने दोनों मेहमानों को रोकना चाहूंगा। आप लोग जिस बाइट को लेकर के, जिस बयान को लेकर के आपत्ति जता रहे हैं, वो बयान हमारे पास, हम एक बार सुना देते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बार सुनाते हैं कि अमित शाह जी ने उस दिन क्या कहा था एक्चुअली। उसी सीट पर ममता दीदी की मीटिंग थी। उसने ऐलान किया, सरेआम माइक में ऐलान किया कि युवाओं, महिलाओं आगे आओ, सीएपीएफ को घेर लो, उन पर हमला करो। और दीदी आप तो कहकर चली गई व्हीलचेयर में बैठकर, मगर आपके कारण वो 4 युवा की मृत्यु हो गई, 4 युवा की मृत्यु हो गई। और मित्रों, उसी विधानसभा में उसी दिन तो सुन लिया आपने सुदेश जी, आपने भी सुन लिया, संजय जी आपने भी सुन लिया। ये जो ममता जी दीदी ने जो कहा था, उस बात को अमित शाह जी ने दोहराया है यहाँ पे। संजय जी, नहीं, गलत बात। ममता दीदी की स्पीच सुनाई है, दोहराया नहीं है। ममता दीदी का स्पीच सुनाई, यही ममता दीदी ने बोला है कि उनको घेरो, उनकी बात मत मानो। हाँ, घेरो, बात मत मानो। क्या हुआ इसका मतलब? घेरने का मतलब हमला करो, नहीं बोला है। काम नहीं करने देंगे तो वो छोड़ देंगे आपको। ठीक है, ममता बनर्जी ने जो कहा हम उसको भी सुनाते हैं आपको, आप खुद तय कर लीजिए। ममता बनर्जी क्या कहा था, एक बार उसको सुनते हैं। সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে, আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল, আর একদল ভোট দিতে যাবেন। আর সিআরপিএফ যদি গন্ডগোল করে, আমি আপনাদের মেয়েদের বলে দিচ্ছি, আপনারা ওদের ঘেরাও করে রাখবেন একদল, আর একদল ভোট দিতে যাবেন। बिल्कुल हमला करने की बात नहीं कही है डायरेक्ट, उन्होंने कहा है घेराव करो, जिसका कि आशा यह निकलता है कि अगर उसको घेराव करो तो घेराव करने का अगला जो स्टेप होता है वो हमला करना, रोकना होता है, जो हालांकि वो बांग्ला में कह रही थी, हमने उसका हिंदी में ट्रांसलेट किया है। संजय जी अब बताइए। घेराव भी हमारे लोकतांत्रिक संवैधानिक अधिकार है। घेराव किया सकता है, घेराव किसका कर सकता है? किस दुनिया में रह रहे हैं भाई साहब? घेराव संसद कौन सी दुनिया की आबादी में आते हैं? घेराव करेंगे सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस का? है क्या चीज? किया जा सकता है, तो घेराव सबका किया जा सकता है। चिल्ला किस बात के लिए है? किसी का नहीं किया जा सकता।
घेराव हम संसद का भी Constitutional कर सकते body हैं, है चुनाव हम आयोग। संसद का भी घेराव आपको कर नहीं सकते पता है क्या ये हैं, बात? हमको हम लोकतांत्रिक अधिकार भी करते हैं। हमला करने की बात है आपके और अमित वोट शाह जी डाल बोल रहे केवल हैं, घेराव करने की अमित बात शाह नहीं जी करा लगातार आपने, बोल रहे घेर हैं। किए और जाकर क्या के है? वोट डालिए, यानी एक तरह का घेराव बूथ करने का कैप्चरिंग के लिए आप कर रहे हैं। आप घेराव देखिए करने की बात संजय जी, नहीं है, उसका घेराव पूरा करना- मतलब क्या है? सीआरपीएफ को आप घेर लीजिए और वोट डाल दीजिए, इसका नहीं, क्या ना, मतलब ना, हुआ? नहीं, नहीं, नहीं। सीआरपीएफ जवानों पर अब- नजर रखिए, अगर सीआरपीएफ जवान लोगों को वोट नहीं डालने देते हैं तो ये कौन सा कह दिया सीआरपीएफ तो उनका घेराव करो। जब एक टीम उन्हें घेर कर व्यस्त रखेगी तब दूसरी टीम वोट डालेगी, ये क्या? ये तो बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि सीआरपीएफ के जवान को घेर करके इंगेज कर दो और उसके बाद दूसरी टीम आकर के बूथ पे कब्जा कर लो, तो आप तो बूथ कैप्चरिंग की बात कर रहे हैं। ये तो हमले से भी बड़ी बात, ये तो लोकतंत्र पे हमला है। अराजक तत्व हैं ये। चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपको पता है ना? बिल्कुल। भारत के संविधान के तहत तरफा जिस तरीके से काम कर रही है वो दिख भी रहा है। नहीं, ये तो मैंने बाइट आपके कहने पे संजय जी, ये तो आपके कहने पे बाइट सुनाई ना मैंने। वो आपने जो कहा, ममता दीदी ने जो कहा वो सुनाया मैंने आपको। वो कह रही है कि सीआरपीएफ को घेर लो, घेर करके उसके बाद एक जो टीम है वो सीआरपीएफ को इंगेज रखेगी और दूसरी टीम जो है वो जाकर के वोट डाल देगी। यानी आप सीआरपीएफ को इंगेज करके आप बूथ को कैप्चर करना चाह रहे हैं, बूथ को कैप्चर करने का ऐलान कर रहे हैं। ये तो लोकतंत्र पे हमला है, ये हमला नहीं तो और क्या है? क्या कहेंगे आप इसको? राष्ट्रद्रोह है, राष्ट्रद्रोह। बिल्कुल, ये हमला करने की बात नहीं, हमला करने की बात तो खुलेआम अमित शाह जी इससे बड़ा नहीं, हमला के शादी में क्या जा रहा है? ये क्या है? आप इसको किस तरीके से कहेंगे? आप खुलेआम अपने कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि आप जाके बूथ कैप्चर करो। आप खुलेआम यही तो कह रहे हैं। जब वोट डालने नहीं दिया जाएगा तो क्या किया जाएगा? नहीं, वोट डालने जब नहीं दिया जाएगा तो शिकायत करेंगे, भाई बूथ को कैंसिल किया जाएगा। जो लोकतांत्रिक, आप लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना, तो लोकतंत्र में दिया हुआ है जो क्या करना है। अगर बूथ पे वोट नहीं डालने दिया जा रहा है उसके लिए नियम बने हुए हैं। आप ये बताओ, सीआईएफएस को जो है आप कह रहे हमला किया गया है, हमको एक बार बता दीजिए कि सीआईएफएस को ये ऑर्डर दिया गया तो सीधे सीने पे गोली मार दिए? क्या वो आतंकवादी थे? डायरेक्ट सीने पे आप भाई अगर साहब, सीआरपीएफ पर अटैक करेंगे तो फोर्सेस को अपने रक्षा में गोली चलाने का अधिकार है। हमको बताइए पहले ही, हमको ये आप अगर बताइए उनको घेरेंगे उनको मारने के लिए, मुझे उनको बोलने अधिकार देंगे है आप? वो। मुझे बोलने हाथ बांध के उनको नहीं भेजा गया है। मुझे बोलने देंगे आप? जी आप बोलिए, 2 मिनट बोलने देंगे? बोलिए। अब एक बताओ, अभी दिल्ली में जो है अभी असामाजिक तत्वों ने 26 जनवरी को अटैक किया था, लाखों लोग आ गए थे दिल्ली में, दिल्ली के जवान 390 जवान घायल हो गए, अस्पताल में भर्ती हो गए, लेकिन उन्होंने गोली नहीं चलाई। ये उसके तारीख की बात है। क्योंकि इसे वहां पर कहते हैं- किसी ने इसे- उनकी नहीं, बंदूक नहीं, छीनने की कोशिश नहीं की थी, नहीं, क्या बात उनका करते हथियार सर? छीनने की क्या कोशिश बात नहीं की करते थी। सर? और आप- उसी दिन आप- एक और आप घटना हुई थी। आपको आप संजय जी एक तरफा और बात घटना करें। बता दूं, अरे आप किशनगंज से तरफा एक बात एसएचओ करें। अश्वनी आप कुमार जी एकदम- आए थे आप एक तरफा बात बंगाल करें, में, एक तरफा- जो कि एक मिनी तरफा पाकिस्तान बात- कहा जाता है, एक वहां तरफा पर बात एक करिए, अपराधी को एक तरफा पकड़ने के बात लिए आए थे करिए। और वो आप अपने एक हथियार तरफा को नहीं बात बचा पाए, कर उनकी रहे हैं। लिंचिंग हो गई। आप तरफा बात कर रहे हैं, आपको पता होगा वहां पुलिस पे ट्रैक्टर तक चढ़ाई गए थे, वो पुलिस वाले कम से कम 15-15, 20-20 फुट लाल किले में कूद के अपनी जान बचाई है। कैसी बात तो मतलब क्या, जो इसी तरह जो जैसे दिल्ली पुलिस ने अपनी जान बचाई उसी तरीके से ये भी जान बचाते हैं? नहीं, आप नंगा नाच कीजिए। आप जो लाल किला पे जो हुआ उसको आप उसको सही ठहरा रहे हैं, लाल किला पे जो हुआ उसको आप सही ठहरा रहे हैं। हिंदुस्तान है भाई, कानून से चलता है ये। अगर आपको इतना डर था और एक भी जवान घायल नहीं हुआ, एक भी जवान को नहीं, तो लाल किला पे जो तांडव किया गया वो उसे आप सही कह रहे हैं, उसे आप सही कह रहे हैं। हमको समझा रहे हैं। एक अमित शाह जी के बारे में आप बोल रहे हैं कि उन्होंने हमला करने की बात जो है मन से जो है लाखों लोगों को कह रहे हैं कि हमला करने की बात की। संजय जी, अभी मैंने आपके कहने पे दोनों बयान जो सुनवाए, जो अमित शाह जी ने क्या कहा और ममता बनर्जी ने क्या कहा, दूसरी तरफ जाकर के वोट डाली जाकर के, ये बात वहां पे बोली गई है। नहीं ये बात कोई नहीं बोलेगा, इसी तरह से बोलेगा, क्योंकि हर आदमी जो है घेरने की कोशिश कर रहा है। सुदेश जी, आप एक पुलिस अफसर को लिंच कर देते हैं मॉब के द्वारा, उसमें आपका एक भी बाल नहीं हिलता है, और आप चाहते हैं कि सीआरपीएफ जो है वो लिंच होता रहे। संजय जी, और इस पर इंक्वायरी हुई है, देखा गया है कि सही किया था उन्होंने। आपके कहने से नजरिया नहीं बदलेगा। और अगर सीआरपीएफ के जवानों ने जवाबी कार्रवाई नहीं की होती तो शायद उनके हथियार छीन लिए जाते हैं, उनके हथियारों को छीनने की कोशिश की थी। कैसे करवाएं? आपको कंप्लेन है, चुनाव आयोग के खिलाफ कंप्लेन करिए, आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, लेकिन आप धरना पर नहीं बैठ सकते उसकी सजा के खिलाफ। कल तो संजय जी, कल तो किसी को भी अगर जवाब नहीं है संजय के पास, संजय चक्रवर्ती जी के पास जवाब नहीं, उन्होंने फोन काट दिया है। वो लगातार हम फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि उन्होंने जान करके अपना फोन काटा है
और शायद वो जवाब देने से बचना चाह रहे हैं। सुदेश जी, जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं पे हमले हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अब चुनाव आयोग को कुछ ज़्यादा अधिकार मिलने चाहिए, कुछ विशेष अधिकार मिलने चाहिए ताकि इस तरीके के मामले को वो टैकल कर सके? क्योंकि अभी चुनाव आयोग के पास जो अधिकार है, वो जो एक्सट्रीम जो अधिकार है कि आपके चुनाव को रद्द कर देंगे, आपकी सदस्यता खत्म कर देंगे, वहां तक तो चुनाव आयोग जाती नहीं। लेकिन इस तरीके से जो चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला आता है, उस पर नोटिस से आगे चुनाव आयोग के पास कोई ज्यादा अधिकार नहीं है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग से लोग या कैंडिडेट या पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां डरे? इसके लिए डेमोक्रेसी को पर्याप्त तरीके से इंप्लीमेंट हो, इसका प्रयास करते रहती है, इसलिए स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया इन्होंने। बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन भी ले सकता था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आपने सीआरपीएफ के खिलाफ लोगों को भड़काया, ये देशद्रोह है। आपको पता है जब मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाया था तो एक बहुत बड़ा कारण क्या था? बिल्कुल, उन्होंने जयप्रकाश नारायण जी के खिलाफ बोला था, क्योंकि जयप्रकाश नारायण जी ने आह्वान किया था पुलिस को कि अगर तुम्हें लगता है वो ऑर्डर गलत है तो मत मानो, और इंदिरा गांधी जी ने इसको देशद्रोह कहा था और इमरजेंसी भी लगाया था। तो आप देखिए, पन्नों को पलटिए इतिहास का, इस तरह का कार्य न करें। चुनाव आयोग को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, और आपके कोई क्वेश्चन मार्क लगाने से चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है कम नहीं होती है। वो अपना काम बिल्कुल करते बिल्कुल। रहेंगे। संजय जी, यही हमारे पास प्रक्रिया समय की कमी है। सुदेश जी, हम संजय जी से आखिरी कमेंट लेना चाहेंगे। संजय जी, क्या कहेंगे आप? न्यायालय में जाके दरवाजा खटखटाइए और देशद्रोह का मुकदमा दायर करिए ना। कि किस बात का डर है? क्यों नहीं कर रहा दरवाजा? तो आप चैलेंज कर रहे हैं, एक तो चोरी करिए, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हैं। चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप जाइए ना। अरे आपको नहीं लगता ये गलत है? आप अगर बोल रहे हैं सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, इससे बड़ा देशद्रोह का मामला क्या हो सकता है? बताइए आप संसद को घेराव करने तक का भी लोकतांत्रिक अधिकार है, अगर आपको इतना पता है या नहीं? घेराव की बात नहीं हो रही संजय जी, बात ये हो रही कि जो बात ममता बनर्जी ने कही कि सीआरपीएफ को दो टीम मिलकर, एक टीम एंगेज करो और दूसरा टीम जाकर के वोट डालो, एक तरीके से बूथ कैप्चरिंग की बात की गई थी, जो कि लोकतंत्र पे हमला है। और इसी बात के साथ हमारे दोनों भी मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। आप दोनों मेहमानों को, संजय जी और सुदेश वर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी बात हमारे साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बंगाल में सत्ता का संग्राम जारी है और आज की सियासी नौटंकी के बाद ऐसा लग रहा है कि 17 तारीख को जब 5वें चरण के वोट डाले जाएंगे तो इसका शायद कोई असर होगा, ऐसा ममता बनर्जी का सोचना है। लेकिन आगे भी इस तरीके की खबरें आती रहेगी, इस तरीके का ड्रामा जो है वो चलता रहेगा, क्योंकि चुनाव 8 चरणों में होने, 2 मई को रिजल्ट जब आएंगे तो उसके बाद ही पता चलेगा कि सियासी ड्रामे का असर किसके पक्ष में हुआ और किसके विरोध में हुआ। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।